हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इंस्टा की आईडी है अमृत उपाध्याय 007, सेम आईडी है जो टेलीग्राम वाली है अमृत उपाध्याय 007। इस पर कीजिएगा मैसेज तो वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा क्या बताई गई है? ठीक वही जो भाग 3 में मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा है। इसका मतलब है कि भारत की सरकार और संसद राज्यों में सरकार और विधानमंडल, ठीक है, स्थानीय सुशासन इकाइयां जो है और अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण, तो ये सारे राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 में बताए गए थे। 36 में बताया गया है कि वही अर्थ है जो भाग 3 में है, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। 37 में बताया गया है कि इस भाग में जो दिए गए उपबंध हैं वो गैर न्यायोचित हैं, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और राज्य को क्या करना होगा? विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, आर्टिकल 37 में। थर्टी 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने को राज्य को कहा गया है। 38(1) में क्या कहा गया है? मैंने बताया था कि 38 में पहले जो टेक्स्ट था उसको 38(1) बना दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा। कब हुआ था 44th अमेंडमेंट? 1978 में। और 38(2) को जोड़ा गया था इसी अमेंडमेंट में, ठीक है, अंत स्थापित किया गया, जोड़ा गया। तो 38(1) कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को, हमने इसको लेमन तरीके से देखा था कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। और 38(2) में हमने कहा था कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न सिर्फ व्यक्तियों के बीच, इंडिविजुअल्स के बीच, बल्कि ग्रुप्स के बीच भी, जो विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए ग्रुप हैं, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ग्रुप हैं, उनके बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो 38 को याद रखना हो तो सिर्फ इतना याद रखिएगा तो दोनों याद आ जाएगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 में हमने देखा था कि क से च, छह अनुसरणीय नीति तत्व दिए गए हैं और इसका हेडिंग ही है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है। क से च को याद रखना है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, कीवर्ड आजीविका, प्राप्त करने का अधिकार। ख में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से करना है जिससे सामूहिक हित को सर्वोत्तम रूप से फायदा हो। तो क्या है इसका कीवर्ड? 39 ख का भौतिक संसाधन। 39 ग कहता है अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इस तरह चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो धन का संकेंद्रण न होना, ठीक है। 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अंग में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। क्या कह रहे हैं? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो।
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और किसी भी नागरिक को आर्थिक जरूरत से विवश होकर, मजबूर होकर, ठीक है, आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर किसी ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के हिसाब से ठीक ना हो, अनुकूल ना हो। ठीक, तो 39 का अंग या 39E, ठीक है, पुरुष स्त्री कर्मकार बालकों की सुकुमार अवस्था। 39 का च, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मिले और सुविधाएं मिले, और बालकों तथा यूथ के शोषण से और नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा हो सके। ठीक है, 39 के ई और एफ में क्या अंतर है? 39 के ई में कह रहा है पुरुष और स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो, और सुकुमार बालक, जो बालक की सुकुमार अवस्था है, उसका दुरुपयोग ना हो। जबकि 39 का एफ कह रहा है कि स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में बालकों को स्वस्थ विकास का अवसर मिले। ठीक है, और बालकों और यूथ को शोषण से बचाया जा सके। शोषण से रक्षा हो। फिर हमने देखा था कि 39 क से 6, 39 का टाइटल क्या था? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ, क से च, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। उसमें 6 क्लॉज बताए गए हैं 39 क से च तक। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए क्या क्या जोड़ा गया? 39 क, जो कि अलग है उस 39 के 6 क्लॉज से, अलग है 39 क। 43 क, 48 क। तो 39 क जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, उसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और कह रहा है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस तरीके से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वो सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या फिर किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तो राज्य ऐसा कोई सिस्टम बनाएगा या विधान बनाएगा या कोई स्कीम चलाएगा जिससे निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जा सके। तो 39 क में 2 चीजें याद रखनी है, एक फ्री लीगल एड या निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा 42वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए
एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। 40 महात्मा गांधी का सपना यानी गांधीवादी विचारधारा, से प्रभावित है ये। अभी तक हमने जो देखा 38 और 39 ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, तो इसको हम समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत काउंट करेंगे। कल को आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 38 इनमें से कौन कौन से समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, तो उसका सही उत्तर क्या है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत है, और ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत है आर्टिकल 40। गांधी जी क्या चाहते थे? शासन कैसे काम करे, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, शक्तियां गांवों में निहित हों। गांधी जी ये चाहते थे कि शासन की जो शक्ति है वो दरअसल गांवों में निहित होना चाहिए और वहां से रेडिएट होना चाहिए ऊपर की तरफ। मतलब असली शक्ति जो है वो गांव में होना चाहिए, गांव के स्तर पर होना चाहिए, पंचायत स्तर पर होना चाहिए। और अभी सिस्टम क्या है, यहां पर है सुप्रीम लेवल पर, ऊपर से शक्ति इस तरफ आती है गांवों की तरफ, योजना केंद्र के स्तर पर तय होता है और गांवों तक पहुंचाई जाती है। शासन की शक्ति इस तरह से काम करती है, टॉप टू बॉटम। गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि शासन के केंद्र में विलेज रहे, गांव रहे, पंचायत रहे, और यहां से जैसे आप किसी तालाब में पानी में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में कंकड़ मारते हैं या पत्थर मारते हैं तो आप देखते हैं कि वहां से वेव्स निकल रहे हैं, तो उस सेंटर से वेव्स निकल के फैलते, ठीक है। यहां पर कंकड़ मारा आपने, देखिएगा वेव्स इस तरीके से फैलेंगे, एरिया का विस्तार होगा वो इस तरीके से दिखेगा। तो गांधी जी के हिसाब से ये जहां कंकड़ मारा गया, जहां पत्थर मारा गया, जो सेंटर है, जो शासन की शक्ति का सेंटर है, वो गांव है, और यहां से पावर रेडिएट होना चाहिए इस तरीके से कि शक्ति का विस्तार ऊपर की तरफ हो, टॉप टू बॉटम ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कंस्ट्रेंट इस तरीके के थे उस समय जब हम आजाद हुए कि सारी चीजों की गारंटी उस समय नहीं की जा सकती थी, और इसी तरह से पंचायती स्तर पर व्यवस्था बनाना, स्थानीय स्वशासन के लिए व्यवस्था बनाना, स्थानीय शासन की इकाइयां बनाना, उनको मजबूत बनाना, उनको शक्ति देना, उनको अथॉरिटी देना, उस समय इसके लिए हमारा लोकतंत्र जो शुरुआत ही हुआ था वो इतना परिपक्व नहीं था, वो व्यवस्था करना उतना आसान नहीं था, न हमारे देश के पास उतने वित्तीय संसाधन थे। तो इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया, एक आदर्श की तरह रखा गया, और क्या कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, और न सिर्फ ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा बल्कि उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार भी प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए उनको एलिजिबल बनाती हूं, योग्य बनाती हूं। ठीक है। फिर आर्टिकल 41, कहानी कितने लोगों ने याद कर ली है? मेरे गांव में 40 की उम्र के ऊपर वाले लोग, बुढ़ापा, बेरोजगारी, अक्षमता, याद है, से उन्हें क्या होता है? डर लगने लगता है। याद है ना कहानी जो मैंने फर्स्ट डे लिखवाया था? उस कहानी को याद रखना है।
तो 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम और शिक्षा पाने का अधिकार किसको मिलेगा? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, पहले ही लिखा हुआ है कि आर्थिक सामर्थ्य जितना राज्य का है उसके भीतर रहते हुए और डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है उसकी सीमाओं में रहते हुए क्या कोशिश करेगा? कोशिश करेगा कि काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कुछ दशाओं में किस किस चीज का अधिकार है? काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, साथ ही बुढ़ापा, बेरोजगारी, अक्षमता, निःशक्तता, इन सब कंडीशंस में लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों के इस अधिकार का पालन हो, उनको ये मिले। मनरेगा क्या है? मनरेगा में काम पाने का अधिकार है सबको। ठीक है, तो शुरुआती, अच्छा, इसमें से बहुत सारे डीपीएसपी अब की डेट में राइट्स में भी चेंज हो चुके हैं, अधिकार में भी चेंज हो चुके हैं, जैसे कि शिक्षा पाने का अधिकार। और कई सारे डीपीएसपी, एक बात और बताइए, यहां समझिए बिल्कुल, कि जब हम कह रहे हैं गैर न्यायोचित है, अप्रवर्तनीय है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते इन अधिकारों के लिए। कब तक? जब तक कि उसके लिए कोई एक्ट नहीं बना है। मान लीजिए कि डीपीएसपी का कोई आदर्श है जिसके लिए, जैसे मजदूरी है, निर्वाह मजदूरी, अब ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो हो सकता है कि किसी को 60 रुपए दिन की मजदूरी दी जाए, किसी को 100 रुपए मजदूरी दी जाए, कोई 200 रुपए मजदूरी कमा रहा है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी के लिए एक एक्ट बना दिया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया गया, कि हर हाल में इससे नीचे मजदूरी किसी को नहीं दी जाएगी, निर्वाह मजदूरी तो दी ही जाएगी। उसके बाद स्किल पर डिपेंड करता है कि किसका क्या स्किल है, उसके हिसाब से मजदूरी तय हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इतनी मजदूरी दी जाएगी। तो जब तक इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना है, तब तक अगर कह भी दिया जाए, डीपीएसपी में लिख भी दिया जाए कि 100 रुपए से नीचे किसी को मजदूरी नहीं देने का राज्य प्रयास करेगा, लेकिन मान लीजिए कोई 60 रुपया दे रहा है मजदूरी, तो आप गैर न्यायोचित है ना, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, आप नहीं जा सकते अदालत की भाई मुझे तो 60 ही रुपया दिया जा रहा है, जबकि डीपीएसपी में तो लिखा हुआ है कि राज्य कोशिश करेगा कि 100 रुपया से, यह हाइपोथेटिकल है, लिखा नहीं है, निर्वाह मजदूरी लेकिन लिखा हुआ है। तो न्यायालय बोलेगा कि भाई ये आपका राइट नहीं है, ये लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोशिश करेगा। लेकिन जब मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया गया, ठीक है, और मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया गया, और मान लीजिए उसमें कि किसी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर इतनी सजा मिलेगी या इतना जुर्माना हो जाएगा, तो वो नॉन जस्टिसिएबल रहा या जस्टिसिएबल हो गया? जस्टिसिएबल हो गया। तो इस बात को भी समझना है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, भाग 4 नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन भाग 4 के प्रावधानों को के जो उपबंध हैं उनको लागू करने के लिए, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए जब विधान बन जाए, एक्ट बन जाए, और उस एक्ट के हिसाब से कोई बात पनिशेबल हो जाए, ठीक है, उस एक्ट से चलना मजबूरी है फिर, तो वो जस्टिसिएबल हो गया। उसके लिए तो न्यायालय जा सकते हैं ना कि इस एक्ट के अगेंस्ट है ये। डीपीएसपी के प्रावधान, उपबंध नॉन जस्टिसिएबल हैं, अप्रवर्तनीय हैं, गैर न्यायोचित हैं।
लेकिन डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो विधान बने हैं, जो एक्ट बने हैं, जब एक्ट बन गया तो वो जस्टिसेबल हो गया। ठीक। तो 41 क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ दशाओं में काम पाने और शिक्षा पाने के अधिकार को सुनिश्चित कीजिए, और बीमारी हो जाए, बुढ़ापा है, निःशक्तता है, अक्षमता है, इन सब चीजों के जब कंडीशन आ जाए, बेकारी है, बेरोजगारी है, इन सब कंडीशन में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी रूप से दिया जा सके, इसका उपबंध राज्य करेगा। आर्टिकल 42, मानवोचित दशाओं, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो पहला क्या है? काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं हों, किसी को भी इस दशा में काम ना करना पड़े, वो वैसा कोई भी कंडीशन ना है जो मानवोचित ना हो, मानव के लिए उचित ना हो। ठीक है। और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध राज्य करेगा। अब सोचिए उस समय हमारी परिपक्वता का लेवल क्या था कि संविधान में इस बात को लिखना पड़ा कि प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। ईंट मूवीज में आप देखते हैं ना, ईंट भट्टा है, वहां महिलाएं काम कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन उन पर जुर्म चल रहा है, जुल्म हो रहा है। जुर्म नहीं, जुर्म तो होता है अपराध, जुल्म हो रहा है। जुल्म और जुर्म में क्या अंतर है? जुल्म मतलब अत्याचार करना, और जुर्म मतलब कोई अपराध करना। तो ये बात लिखनी पड़ी कि प्रसूति सहायता के लिए उपबंध राज्य करेगा, क्योंकि उस समय काम की मानवोचित दशाएं बहुत मुश्किल थीं, शोषण बहुत ज्यादा था, जमींदारी जैसी प्रथा उस समय चरम पर थी, उसके उन्मूलन के लिए भी काम करना था। ठीक है। मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, महिलाओं की तो खास तौर पर दयनीय थी, कई तरह के शोषण होते थे। तो फिर आर्टिकल 42 कहता है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को दीजिए, और प्रसूति सहायता के लिए, मैटरनिटी रिलीफ के लिए उपबंध करिए। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकार मतलब जो लोग काम करते हैं, राज्य उपयुक्त विधान यानी कानून बनाकर या फिर आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से, मतलब किसी भी तरीके से, अब कानून बना लीजिए, किसी आर्थिक संगठन के द्वारा दे दीजिए या किसी भी अन्य रीति से, कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकार, यानी सभी तरह के कर्मकार, मेंशन कर दिया गया है, कृषि में सबसे ज्यादा कर्मकार थे, उस काम करने वाले लोग थे, फिर उद्योग में होंगे, तो कृषि में हो, उद्योग में हो या अन्य सभी तरह के जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको निर्वाह मजदूरी मिले, शिष्ट जीवन स्तर हो उनका। ठीक है। अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की दशाएं मिले काम की, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया स्पेशली गांवों में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है, टाइटल क्या है? निर्वाह मजदूरी। तो पहला जो निर्वाह मजदूरी है, इसी को लिख लेना है। ठीक है। और क्रक्स क्या है
कि भाई किसी भी तरीके से वो कानून बनाकर या फिर किसी भी तरीके से सभी तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिले, अच्छा लाइफस्टाइल हो उनका, अच्छा जीवन स्तर मिले, अवकाश का उपभोग करने के लिए उसको ऐसी दशाएं दी जाएं कि वो अपनी छुट्टियों का उपभोग करे। जैसे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, मेड, काम करने वाले, कई जगह सर्वे कीजिएगा अगर आप, पता चलेगा कि सालों से उनको एक भी छुट्टी मिली ही नहीं है। तो सोचिए जो ईंट भट्टे चल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बाहर के इस तरह के उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, जिनमें इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां शोषण का लेवल क्या है? छुट्टी ही नहीं मिलती, छुट्टी का सोचना ही नहीं है, बुखार है फिर भी काम करना है। अपने परिवार के साथ समय बिताने की तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है काम की मानवोचित दशाएं, ऐसी दशाएं जिसमें इंसान के लिए जो उचित दशाएं हैं वैसी दशाएं देनी पड़ेंगी। सिर्फ काम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य सिर्फ काम मुहैया करा दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या उसके अवसर बना दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की अगर कोई कंपनी है और उसमें लोग काम कर रहे हैं तो उनके काम में उनको वो सारी चीजें मिलें जो एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। अवकाश सिर्फ कागज पर ना लिखा हो, बल्कि ऐसी दशाएं भी हों जिसमें उसको अवकाश का उपभोग करने को मिले, उसका इस्तेमाल करने के लिए मिले। ठीक है, तो 43 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध करना। और 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर मिले, अवकाश का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए दशाएं मिले काम की वैसी, और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह हो गया निर्वाह मजदूरी वाले हिस्से में। जो कीवर्ड आप निर्वाह मजदूरी लिखेंगे उसके हिस्से में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, निर्वाह मजदूरी भी, अच्छा जीवन स्तर भी, अवकाश के लिए को उपभोग करने के लिए जो दशाएं हैं वो भी, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर का फायदा उठा पाए वो भी, ये सारी चीजें निर्वाह मजदूरी वाले कीवर्ड में आ जाएंगी। और प्लस कुटीर उद्योग। ठीक है, तो कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योग। समान सिविल संहिता, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यही एक चीज है जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। अदरवाइज आप पूरे डीपीएसपी में जब हम क्रियान्वयन देखेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके लिए एक्ट बन चुका है, उसके लिए प्रावधान बन गया है, या तो आयोग बनाया गया है या बोर्ड बनाया गया है। जैसे हथकरघा का बोर्ड बना हुआ है, सिल्क बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा इस आधार पर दिया जाएगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर उसको सजा इस आधार पर दिया जाएगा कि इस अपराध के लिए क्या प्रावधान है सजा का। जाहिर तौर पर उसमें यह नहीं देखा जा सकता कि कौन किस धर्म का है। सभी व्यक्तियों के लिए अपराध के लिए एक ही सजा है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए अपराध करने पर, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अपराध करता है तो एक सजा ही उसको मिलेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई क्रिमिनल आपराधिक मामलों की। अगर बात करें शादी ब्याह की या फिर तलाक की, बच्चों को गोद लेने की,
इन सब चीजों में आप क्या देखिएगा कि हिंदू के लिए अलग प्रावधान, मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से अलग प्रावधान है उनके लिए, उनके तलाक के तरीके अलग हैं, उनके तलाक पर जो सुनवाई होगी वो उन पर्सनल लॉज के हिसाब से चीजें तय होती हैं। यानी कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो सभी धर्म के लोगों पर लागू होता है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो हिंदू के तलाक, अगर हिंदू महिला है उसके तलाक पर जो कानून लागू होता है वही मुस्लिम महिला के भी कानून, मुस्लिम महिला के लिए भी लागू होता है। और हिंदू महिला के लेवल पर तो हिंदू मैरिज एक्ट काम करता है। तो इसमें मूल समस्या क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू महिलाओं के लिए या हिंदू परिवारों के लिए तो संहिता एक है, लेकिन वो संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए काम नहीं आता। तो कोई ऐसा कोड चाहिए, कोई ऐसी संहिता चाहिए कि भाई शादी ब्याह, गोद लेने, तलाक जैसे ये जो पर्सनल मैटर्स हैं इनको डील करने के लिए कोई ऐसा कोड नहीं है जो समस्त नागरिकों पर लागू हो सिविल में। ठीक है, इसी के लिए इसमें आर्टिकल 44 में कहा गया कि एक समान सिविल संहिता बनाने का राज्य प्रयास करेगा और सभी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, जो आज तक नहीं हो पाया है। फिर है आर्टिकल 45 जो आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा कि आर्टिकल 21A किस संशोधन से आया? 86वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 21A को अंतःस्थापित किया गया था फंडामेंटल राइट्स में 2002। तो जाहिर तौर पर, और आर्टिकल 45 में वही प्रावधान था जो 21A में कर दिया गया, तो 45 की विषय वस्तु को बदला गया, इसी संशोधन से बदला गया होगा। तो 86वें संविधान संशोधन से बदलाव किया गया विषय वस्तु में आर्टिकल 45 के, और 6 से 14 वर्ष के लिए जो प्रावधान था उसको कर दिया गया 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है, यूसीसी ही कीवर्ड है। और आर्टिकल 45 में क्या कीवर्ड है? 6 साल तक के बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस शिक्षा। ठीक है, फिर है आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अदर वीकर सेक्शंस जो हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। ठीक है, तो अन्य दुर्बल वर्गों, जनता के दुर्बल वर्गों जिसमें शामिल है एससीज और एसटीज, तो कह रहा है कि जनता के जो वीकर सेक्शंस हैं, खास तौर पर एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, उनके लिए क्या क्या करना है? उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है और उनको शोषण से, सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है, सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना है। एससी एसटी कीवर्ड बना लीजिए, याद रखिएगा कि दुर्बल वर्गों के अधीन एससी एसटी है। खास तौर पर बताया गया है कि जनता के दुर्बल वर्गों, उनमें भी खास तौर पर
एससीज और एसटीज, इनके लिए क्या करना है? शिक्षा और आर्थिक अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, सामाजिक अन्याय और शोषण से इनकी रक्षा करनी। ठीक है, हो गया 46। अब 47, कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। न्यूट्रिशनल लेवल, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पब्लिक हेल्थ, अगर आपसे कोई पूछे कि पब्लिक हेल्थ कहां मेंशन है आर्टिकल 47 में, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया खास तौर पर मादक पेय, अल्कोहल जैसे, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अफीम की खेती राज्य के कंट्रोल में किया जा सकता है औषधीय प्रयोजन से। मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखने हुए दवाएं बनाने में भी कई तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। उन ड्रग्स की पैदावार आम आदमी नहीं कर सकता, राज्य अपने कंट्रोल में तो कर सकता है, तभी तो उसकी जरूरतें पूरी होंगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं जिनको लोग तो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर नारकोटिक्स का एक्ट बना हुआ है, उसमें अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको दंड का प्रावधान है, लेकिन औषधीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा, तो औषधीय प्रयोजन के लिए किसी न किसी से करवाया जाएगा। तो ये कह रहा है कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, उसके इंतजाम करेगा। तो 47 में दो बातें हैं, एक तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है और लोक स्वास्थ्य देना है, लोक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पोषाहार, जीवन स्तर ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार। एक पार्ट ये हो गया, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए काम करना है राज्य को। और दूसरा, मादक पेय का उपभोग प्रतिषेध करना है और ऐसे ड्रग्स का जो औषधीय प्रयोजनों के अलावा जिनको कंज्यूम करना ऐसे भी हार्मफुल है, उनका यूज सिर्फ औषधीय प्रयोजन में हो सकता है, मेडिकल पर्पस से हो सकता है, वैसे मादक जो पदार्थ हैं उनको कंज्यूम करने से रोकना, उसके लिए बंद कौन करेगा? राज्य करेगा। तो कीवर्ड क्या हो गया? पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार और मादक पेय पदार्थ। अगर एक लाइन में, एक वर्ड में इसको आपको कीवर्ड नोट करना हो तो सिर्फ लिख लीजिए मद्यपान निषेध। ठीक है, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मद्यपान निषेध में ही पब्लिक हेल्थ भी है, पोषाहार स्तर भी है, जीवन स्तर भी है और ड्रग्स भी है।
इसी क्लॉज में चारों की बातें की गई। ठीक है। 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा और खास तौर पर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक। क्या क्या करेगा राज्य? कृषि पशुपालन में आधुनिकता का समावेश करना, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के जरिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। मतलब एग्रीकल्चर और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा, उसको बढ़ावा देगा। और दूसरा, गाय, बछड़ा, अन्य जो दुधारू मवेशी हैं और वाहक मवेशी, वाहक कौन होते हैं? जैसे बैल वाहक मवेशी, वाहक मतलब जो सामान ढोते हैं। तो गायों और बछड़ों, ये लिखा गया है विशिष्टतया, खास तौर पर गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधार करना और वध का प्रतिषेध, उन्हें मारा ना जाए, काटा ना जाए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हो गई? आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन में मॉडर्न साइंटिफिक प्रणाली जो है उसको लेकर आना। दूसरा, खास तौर पर गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू मवेशी और वाहक मवेशियों के नस्ल का सुधार करना और उनके वध को रोकना। जैसे हमने आर्टिकल 47 में कर दिया मद्यपान निषेध, एक कीवर्ड, उसी तरीके से आप चाहें तो आर्टिकल 48 में एक कीवर्ड याद रखिए, गोवध प्रतिषेध। अब याद क्या रखना है? गाय के साथ साथ यहां क्या है? बछड़ा तो होगा ही, साथ ही दुधारू जो मवेशी हैं और वाहक मवेशी हैं, इन सब के नस्ल का भी सुधार करना है और वध भी नहीं करने देना है। तो एक कीवर्ड से इसका काम चला लीजिए। ठीक है। चलिए 48 का कृषि और ये हो गया पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो पर्यावरण इसका कीवर्ड बना लीजिए। कब आया ये? 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी। आर्टिकल 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारकों हैं, माने स्मारक, सीधे सीधे स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या फिर उसके अधीन जो भी राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता है। तो इसको सीधे सीधे समझिए कि राष्ट्रीय स्मारक ठीक है,
और ये किस तरीके के राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक इसको कर लिए? ऐतिहासिक या कलात्मक अभिरुचि वाले। ऐतिहासिक या कलात्मक अभिरुचि वाले राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य ऐसा करेगा। ठीक है। आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि पहले क्या होता था, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी, उसकी कोर्ट भी लगती थी। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूटिव होता था, कार्यपालिका का व्यक्ति होता था, वही न्यायपालिका का भी काम करता था, वो सजा भी सुनाता था। लेकिन जब से सीआरपीसी आया, ठीक है, तो सीआरपीसी आने के बाद इस काम को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। यानी अब डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव जो है, वो एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका का काम नहीं कर सकता। सजा सुनाने का काम, मुकदमा की सुनवाई करने का काम अब न्यायपालिका खुद करती है, न कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर किया जाता है। ठीक है, आपराधिक सीआरपीसी के मामले में, आपराधिक मामले में। तो उस समय ऐसा नहीं था, इसीलिए आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि लोक सेवाओं में क्या कदम उठाएगा राज्य, कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, एग्जीक्यूटिव से न्यायपालिका वाला काम न कराना। इसका उल्टा तो हो नहीं सकता, न्यायपालिका के लोगों ने कभी भी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं किया। ठीक है, कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका इन करता है, जिसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, कि कार्यपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप करते हुए उसके काम को अपने से करना। लेकिन पहले प्रावधान ही इस तरीके का था, पहले सिस्टम ही इस तरीके का था, उसके पीछे भी मजबूरी थी, वित्तीय संसाधन की कमी थी, न्यायालयों पर बहुत कम न्यायालय थे उस समय, न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ था जो आज तक चला आ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव जो था वही सुनवाई करता था। और ये इतना वियर्ड है, जो हमने अभी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, कि भाई जिसने गिरफ्तार किया वो एग्जीक्यूटिव का आदमी है, और एग्जीक्यूटिव का ही आदमी कार्यपालिका का ही व्यक्ति जाकर गिरफ्तार करता है, और कार्यपालिका का ही व्यक्ति आपको सजा सुनाता है। तो ये न्याय का जो सिद्धांत है इसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो सीआरपीसी आने के बाद अब ये आपराधिक मामलों में ये समस्या खत्म हो गई। और 51 और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यहां कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कीवर्ड हो गया। यहां राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आर्टिकल 49, और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कीवर्ड हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का प्रयास करना है, एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात की गई है। जब हम इंटरनेशनल किसी संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश बनते हैं तो उसके प्रति सम्मान दिखाना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए निपटान करना। कई बार होता है ना कि दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, और उस समय कोई तीसरा देश मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और मध्यस्थ की भूमिका निभाकर उन विवादों को सुलझाता है। तो ये जो हमारी उस समय से ही नीति बनी हुई है, हमारा अप्रोच बना हुआ है,
उसी बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेयर एक्ट हो गया। अब आप उस कहानी को पढ़िएगा जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था और कॉम्प्रिहेंशन को, तो उसमें सारी बातें बहुत स्पष्ट आपको हो जाएंगी। अब मैं एक बार कहानी पढ़ता हूं, आप जल्दी से बताइए कहानी से रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। चलिए जल्दी से सुनिए कहानी और कॉम्प्रिहेंशन। राज्य की परिभाषा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, देखिए राज्य की परिभाषा क्या है। वह न्यायालय में प्रवर्तनीय होकर भी न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। राज्य की परिभाषा क्या है, यानी आर्टिकल 36, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय न होकर भी देश के शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 37, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाता है ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। 38 का टाइटल और 38(1), राज्य आय, अवसर, सुविधा की असमानता को खत्म करने के लिए 38 का 2, 6 नीतियां बनाता है। आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन, धन का केंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना ही राज्य के कार्य हैं। इसमें 39 का 6 आ गया, 39 क से लेकर च तक। आजीविका के पर्याप्त साधन, 39 का भौतिक संसाधन का बंटवारा इस तरीके से हो कि सबका फायदा हो। 39 का बी, धन का केंद्रीकरण इस तरह से ना हो कि अहितकारी संकेंद्रण हो जाए। 39 का सी या फिर ग, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और स्त्रियों के लिए। 39 का घ, लोगों को प्रतिकूल रोजगार से बचाना। 39 का अंग, और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा देना ही राज्य के कार्य हैं। 39 का च, यहां तक कि राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी देता है। ये 39 का क, जो 42वें संशोधन से आया। ठीक, फिर कहानी। मेरे गांव में 40 की उम्र के बाद, आर्टिकल 40, गांव, लोग बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता और बेरोजगारी से डरने लगते हैं। काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 हो गया। काम की उचित दशाएं उन्हें नहीं मिलती, यहां तक कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश तक नहीं मिलता। आर्टिकल 42, इसलिए लोग निर्वाह मजदूरी पाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं। तो हो गया आर्टिकल 43, ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं। देखिए दो चीजें छूट गई हैं। ट्रेड यूनियन मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 43 क छूट गया है और 43 ख छूट गया है बेयर एक्ट से। 43 क क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हिस्सेदारी। ठीक है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या कीवर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रेड यूनियन। और सहकारी समिति को उनका संगठन, उनको बढ़ावा देना, यह है 43 का ख। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन और सहकारी समिति ज्वाइन करते हैं, यानी 43 क और 43 ख। यूसीसी में जाकर, आर्टिकल 44 यूसीसी, 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। 6 साल तक के बच्चों के शिक्षा और अर्ली चाइल्डहुड केयर किसमें है, आर्टिकल 45। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग, आर्टिकल 46। शराबबंदी, आर्टिकल 47। और गोवध निषेध कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, आर्टिकल 48 गोवध। और कृषि तथा पशुपालन करते हैं 48 में ही। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, आर्टिकल 48 क। राष्ट्रीय स्मारक वाले पार्क में बैठकर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय स्मारक, आर्टिकल 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों से अलग, आर्टिकल 50। वे दुनिया भर में शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं, आर्टिकल 51। ठीक है,
तो अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे इसको, इस कहानी और कॉम्प्रिहेंशन को। कल फिर मिलते हैं और आगे की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।